हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कड़बक की, हम लोगों ने संपूर्ण व्याख्या देखी थी। इस वीडियो में हम लोग कड़बक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे से आपको इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कड़बक के कवि कौन हैं, अर्थात कड़बक पाठ के लेखक कौन हैं। तो ये आपको पता होगा कि कड़बक पाठ के लेखक जो हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो ये भी आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, जायस नामक गांव में। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन हुआ था 1548 ईस्वी में। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवासी थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको पता होगा कि उनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था और वह वहीं के निवासी थे। शुरू में आपको पता होगा उन्होंने किसानी किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी कौन थे। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो ये भी आपको आंसर पता होगा, सूफी, ऑप्शन नंबर ए है सूफी संत शेख मोहिदी, ऑप्शन नंबर बी है सैयद अशरफ जहांगीर और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। तो आपको पता है कि पद्मावत से ही यह पाठ लिया गया है कड़बक, यानी पद्मावत किसकी रचना होगी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी को, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास को, ऑप्शन नंबर सी है भूषण को और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर नारायण को। तो ऑब्वियसली आंसर जो है आपका ए होगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर बी है पद्मावती, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमारी नंदिनी और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा इस पुस्तक का नाम था पद्मावत, यानी कि पद्मावती जो थी सिंहल द्वीप की राजकुमार थी। और उनका विवाह किससे हुआ था, तो चित्तौड़ के राणा रतन सेन से। रतन सेन को जब पता चला कि राजकुमारी इतनी सुंदर है तो वे राजकुमारी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजे और उनसे क्या हो गया, शादी हो गया। और उसके बाद जब यह घटना मोहम्मद गौरी को पता चलती है राणा रतन सेन के एक विश्वासघाती मंत्री द्वारा, तो वह भी आतुर हो जाता है। तो इस प्रकार पद्मावत जो है 3 चरितार्थों का एक त्रिकोण निर्माण करता है। पहला पद्मावती, दूसरा राणा रतन सेन और तीसरा मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप सोच रहे थे बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि हैं, एक भक्त कवि हैं, एक श्रृंगारिक कवि हैं, उपयुक्त कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक सूफी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूफी कवि जो है एक मुस्लिम संत को कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति जिसने अपना
घर छोड़कर संन्यास ले लिया उसको सूफी कवि कहा जाता है, और जो लोग कवि होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए छंदोबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरण काव्य, गीतिमय काव्य, प्रेम ख्यानक काव्य और प्रेम काव्य। तो ऑब्वियसली आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रेम ख्यानक काव्य, यानी कि प्रेम की व्याख्या करने वाले काव्य को हम प्रेम ख्यानक काव्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य को लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक मन की कथाओं को, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त दोनों को। तो आपको पता होगा कि छंदोबद्ध जो भी काव्य लिखा जाता है वो लोक जीवन में प्रचलित जो भी प्रेम कथाएं होती है हमारे आसपास, कवि उसी को जो है छंद के रूप में काव्य की रचना करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी है जायसी ग्रंथावली, ऑप्शन नंबर सी है कहानी किताब, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रंथावली। तो आपको नाम से ही इसका आंसर पता चल जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जायस ग्रंथावली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इससे टेस्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जायसी के उज्ज्वल अमर कृति का आधार क्या है? चित्रलेखा, इतरावत, पद्मावत और कहरानामा। तो इसका आंसर होगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में किसकी प्रेम कथाओं का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है लोक कथा द्वारा प्रचलित प्रेम कथाओं का, ऑप्शन नंबर बी है मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी प्रेमिका की, ऑप्शन नंबर सी है सुल्तान अलाउद्दीन और राजकुमारी पद्मावती की, और ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़ नरेश रत्न सेन और राजकुमारी पद्मावती की। तो आपको पता है कि चित्तौड़ नरेश राणा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है, यानी कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावती किसकी पत्नी थी? तो पद्मावती जो है राणा रतन सेन की पत्नी थी, अभी हम बता चुके हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ नरेश राणा रतन सेन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण किसके जुड़ जाने से पूरा हो जाता है? तो इसका पहला त्रिकोण का भाग है सिंहल द्वीप की राजकुमारी यानी पद्मावती, त्रिकोण का दूसरा भाग है चित्तौड़ नरेश राणा रतन सिंह जो उनके पति थे, और इसका तीसरा त्रिकोण जुड़ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आने से जो दिल्ली का सुल्तान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस चीज़ के कवि हैं? पहला है भाषा और लिपि के, माने ये अपनी काव्य में भाषा और लिपि के बारे में लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है प्रेम की पराकाष्ठा के, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम अनुभवी के, ऑप्शन नंबर डी है प्रेम के पीर के। तो अभी हम लोगों ने प्रेम के पीर के रूप में उनको याद किया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कड़बक का जो प्रारंभिक खंड है, आपको पता है कड़बक में 2 खंड है, तो जो पहला खंड है उस किससे लिया गया है? स्तुति खंड से या उपसंस्कार खंड से या उपसंहार खंड से या उपयुक्त कोई नहीं? तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपसंहार खंड से। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से, इतरावत से, अखरावत से, उपयुक्त कोई नहीं। तो नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा, यानी कि पद्मावत। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, फूल मरय पे मरय न बासु का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, ऑप्शन नंबर बी है फूल मुरझा जाते हैं सुगंध समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फूल मरय पे मरय न बासु यानी कि फूल जो है मुरझा जाता है लेकिन फिर भी उसका सुगंध रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट।
चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, यानी किस मार्ग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन नंबर सी है राम मार्गी और ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण मार्गी। तो उसी समय से हम लोग प्रेम की बात कर रहे हैं, इनको प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि प्रेम मार्गी, यानी कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कवि थे, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले कवि नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है अखरावट किसकी रचना है, कबीरदास की या रहीम की या जायसी की या सूरदास की। तो अखरावट जो है आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इतरावत, अखरावट और पद्मावत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जायसी की भाषा क्या है, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और राजस्थानी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किस भाषा में है, ब्रजभाषा में, राजस्थानी में, बुंदेलखंडी में और अवधी में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जायसी जो है अवधी के कवि हैं, तो ऑब्वियसली पद्मावत जो इन्होंने रचना की है वो भी अवधी भाषा में ही की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति काल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 27 नंबर क्वेश्चन, जौ लही अम्बही डाभ न हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डाभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक बार हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, धनी सो डैश जब तू कीर्तु जासु, फूल मरय पे मरय न बासु। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरुष हो जाएगा, पाठ आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो आज के लिए करेंगे धन्यवाद, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बाकी है, चलिए देखते हैं वो क्या है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस रोग से पीड़ित थे। तो आपको पता होगा आंसर, चेचक रोग से पीड़ित थे, उनके चेहरे पर जो है चेचक का पूरा दाग लगा हुआ था और इसलिए जो है वे देखने में कुरूप दिखते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस अंग से वंचित थे। तो बाईं आंख और कान से। अगर आपने लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किस राजा की प्रेम कथा है। तो आपको पता है रतन सेन की प्रेम कथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतन सेन कहाँ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत में किस राजकुमारी की प्रेम कथा है, यानी कि पद्मावती की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में किस सुल्तान की चर्चा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि एक त्रिकोण को सबसे अंतिम अंग है। अगला है अंबही का अर्थ क्या होता है। तो आम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर का अर्थ क्या है, पीड़ा। और अगला क्वेश्चन है कलंक का अर्थ क्या होता है। तो कोयला। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके मजबूत हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।